नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। शिवपुरी जिले के कोलारस नगर की जेल कॉलोनी में एक युवक के साथ घर में घुसकर 3 लोगों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान एक आरोपी ने युवक का कान दांतों से काटकर अलग कर दिया। युवक को गंभीर अवस्था में शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश युवक का कान काटकर साथ ले गए। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोलारस थाना क्षेत्र की जेल कॉलोनी के रहने वाले आसीन फिरोज और असलम का विवाद कॉलोनी के ही रहने वाले भगवान सिंह कोहली के साथ चल रहा था। भगवान सिंह कोहली की पत्नी सीमा कोहली ने बताया कि जब वह अपने घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी आसीन फिरोज और असलम शराब के नशे में धुत होकर उसके घर के दरवाजे पर लात मारने लगे। तीनों उसके पति भगवान सिंह कोहली को बुला रहे थे, परंतु उसका पति घर पर नहीं था। इसी दौरान तीनों ने मिलकर महिला के साथ भी जुमा जब्ती कर दी। महिला ने अपने पति को फोन कर घर पर बुलाया। जब उसका पति घर पर पहुंचा तो तीनों ने मिलकर उसके पति के साथ भी मारपीट की। इस दौरान आसीन ने अपने दांतों से भगवान सिंह कोहली का कान काटकर अलग कर दिया। इसके बाद वो कटे हुए कान को साथ ले गए। भगवान सिंह कोहली को गंभीर अवस्था में कोलासर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसे उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात है कि जिन बदमाशों ने युवक का कान काटा था, वो घटना के दूसरे दिन कटे हुए कान को घर के बाहर फेंक कर चले गए। वहीं कोलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर के गुलमोहर बिहार नौबस्ता इलाके में एक महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि फांसी लगाते समय पति उसी कमरे में मौजूद था। वह पत्नी को रोकने या बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाता रहा और पति ने वीडियो पत्नी के घर वालों को भेज दिया। वीडियो देखकर कानपुर में ही रहने वाले महिला के माता पिता घर पहुँचे तो वहाँ बेटी बेसुध हालत में बेड पर पड़ी थी। माता पिता बेटी को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। तो वहीं महिला के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। वहीं कानपुर के किदवई नगर ई ब्लॉक निवासी राज किशोर गुप्ता ने बताया कि 18 फरवरी 2017 को बेटी शोभिता की शादी हनुमत बिहार थाना क्षेत्र के गुलमोहर बिहार निवासी संजीव गुप्ता से की थी। शादी के बाद से ही पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ना दे रहे थे। 25 अक्टूबर को बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। दामाद संजीव वीडियो बनाता रहा और इसके बाद उसने हमको वीडियो भेज दिया। तो वहीं पिता राज किशोर समेत अन्य परिवार के लोग बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और पति ने ससुराल वालों को वीडियो भेजते हुए कहा कि अपनी बेटी की हरकतें देख लो। संजीव का दावा है कि उसके बाद फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और पत्नी ने दोबारा फांसी लगाकर जान दे दी। पति यही सोचता रहा कि पत्नी फांसी लगाने की धमकी या फिर नाटक कर रही है और कुछ ही देर में शोभिता ने दम तोड़ दिया। सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ के तंगधार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक घुसपैठिए को मार गिराया, जिसके साथ ही सेना ने घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार रात 2 बजे जब LOC पर सेना के जवान घात लगाकर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि 2 जवान पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। सेना की चुनौती पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया और दूसरा आतंकवादी वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। मारे गए आतंकवादी के पास से AK-47 और एक पिस्टल बरामद हुआ है। घुसपैठ की इस कोशिश के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 5 अक्टूबर को भी हुई मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में 3 दिन पहले एक पुलिसकर्मी की हत्या करने वाले आतंकवादी भी शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि शोपिया के ड्रांच की गांव इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि दक्षिण कश्मीर के जिले में मुल्लू इलाके के लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि 26 सितंबर को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि जिले के बटपुरा गांव में मुठभेड़ में 2 नागरिक और 1 जवान भी घायल हो गया था। सुरक्षा बलों के कुलगांव में बटपुरा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद गांव की घेराबंदी की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल और स्वच्छता विभाग में कथित तौर पर अनियमितता के मामले में सरकारी कर्मचारियों सहित 29 लोगों के खिलाफ जांच शुरू करने को मंजूरी दे दी है। वहीं एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी राज्य सरकार के आरोपी कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को भ्रष्टाचार संलिप्त 29 सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कथित अनियमितता का मामला पेयजल और स्वच्छता विभाग की अन्य योजनाओं के साथ वर्ष 2010-11 और 13-14 वित्त वर्ष में धनबाद जिले में गोविंदपुर और निरसा ब्लॉक में ट्यूबवेल लगाने से संबंधित है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई इंजीनियर, लेखा विभाग का अधिकारी और कई ठेकेदार आरोपी हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक पहले ही सत्कारिता विभाग द्वारा मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस इन दिनों राजस्थान को लेकर सहमति बनाने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद सुलझा नहीं है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को पदभार ग्रहण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस राजस्थान के मसले को सुलझाने में लगेगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस के सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस इसे लेकर सहमति बनाने में जुट गई है। गहलोत और पायलट के खेमे के बीच विवाद किस स्तर पर है, यह पिछले दिनों सामने आ चुका है। 25 सितंबर को जिस तरह विधायकों ने इस्तीफे दिए और उसके बाद मंत्रियों विधायकों की ओर से लगातार बयानबाजी की, इससे कांग्रेस की राजस्थान सरकार संकट गहराता नजर आया। ऐसे में सरकार को बचाए रखने के लिए गुटबाजी से निपटने के लिए अब कांग्रेस आपस में सहमति बनाने में जुट गई है। तो वहीं इस मसले का हल निकालते समय कांग्रेस के सामने यह संकट भी है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान रखना है कि पिछले साल पंजाब में चुनाव से ऐन पहले चरणजीत सिंह को सीएम बनाए जाने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। फिर कांग्रेस के उस निर्णय पर कई सवाल उठे। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में उन हालातों से बचने के लिए नए समीकरण बनाने में लगी है। तो वहीं हाईकमान अशोक गहलोत के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रवेश पॉलिटिक्स और पिछले कुछ समय में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए हाईकमान की नाराजगी जरूर है, मगर राजस्थान में गहलोत की लोकप्रियता और खास तौर से वर्तमान सरकार को सुरक्षित ढंग से चलाने को लेकर हाईकमान गहलोत के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश में है। हालांकि पायलट गुट इसके लिए राजी नहीं है। दो बच्चों के डीएनए टेस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निजता के अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और विक्रम नाथ सिंह की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि बच्चे कोई सामान नहीं है जिन्हें फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया जाए। दरअसल यह मामला दहेज प्रताड़ना का था। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे जबरदस्ती देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। उसने पति और उसके भाई के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A, 323 और 354 के तहत केस दर्ज करवाया था। तो वहीं शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट को कानूनन सही ठहराया था। हालांकि ट्रायल और हाई कोर्ट ने दोनों ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चे इस मामले में नहीं है, इसलिए बच्चों की डीएनए टेस्टिंग कराना ठीक नहीं है। तो वहीं कोर्ट ने कहा कि कई जगहों पर डीएनए टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब मामला ही कुछ और है तो बच्चों की निजता खत्म करना ठीक नहीं है। बेंच ने कहा कि डीएनए टेस्ट न केवल अभी बच्चों के लिए बुरा साबित होगा बल्कि उनको जिंदगी भर की दिक्कत भी दे सकता है। फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने महिला की मांग पर दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दे दिया था। महिला ने इंडियन एविडेंस एक्ट के
सेक्शन 45 के तहत डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट की मांग रखी थी। ट्रायल कोर्ट ने भी उसकी मांग मान ली थी। हालांकि महिला के पति ने इस याचिका को चुनौती दी, तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे पार्टी नहीं है।